मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज एक बार फिर चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं हमारे साथ डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, प्रोफेसर, राइटर और पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, बड़ी मेहरबानी इनवाइट करने की, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, चर्चा शुरू करने के पहले मैं व्यूअर्स को अपना आग्रह कर दूं कि मेरे चैनल DR पटेल को सब्सक्राइब करें और डॉक्टर साहब के चैनल प्रोफेसर इश्तियाक अहमद को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इनके जो महत्वपूर्ण 3 पुस्तकें हैं उसको भी पढ़ें। बहुत रिसर्च किया है इन्होंने, मैं उसका उल्लेख कई बार कर चुका हूं पिछले एपिसोड में। तो डॉक्टर साहब आज चर्चा करेंगे मोदी जी के यूक्रेन यात्रा और जो 5 अगस्त के अभी बांग्लादेश में मिलिट्री कू हुआ है जी, उसके बारे में। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, यूक्रेन के बारे में चर्चा शुरू करने के पहले आपके समक्ष कुछ फैक्ट रखना चाहता हूं। फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध शुरू हुआ है, वार, वो लगभग 2.5 साल हो चुका। इस दौरान लगभग यूक्रेन के ईस्टर्न साइड के 3 प्रोविंस, खार्किव, लुहांस और उसके साथ एक प्रांत और को ऑक्युपाई कर लिया है रसिया ने और डिक्लेयर कर दिया है रशियन प्रोविंस। उसके पहले विवाद की शुरुआत होती है जब 2014 में क्रीमिया पे रूस कब्जा करता है और ये प्रिज्यूमशन पे कब्जा करता है कि यूक्रेन रसिया के खिलाफ नेटो के मेंबर बनना चाहता है, इसलिए हमारे लिए जरूरी है क्रीमिया, इसलिए हमने कब्जा किया है। तो डॉक्टर साहब, मेरा मानना है, आप ये इंटेलेक्चुअल अपना बताइएगा ओपिनियन। मेरा मानना है कि 21वीं शताब्दी में जब 91 में अलग हो गया यूक्रेन, तो उसके 3 प्रोविंस को कब्जा कर लेना और अपना प्रोविंस डिक्लेयर कर देना रसिया द्वारा, और क्रीमिया को 14 में कब्जा कर लेना, ये इंटरनेशनल लॉ के भी खिलाफ है और एक ह्यूमैनिटी के भी खिलाफ है। हाँ, ये बात है कि ईस्टर्न प्रोविंस में लगभग 30%, 30% रशियन एथनिक लोग रहते थे। और मोदी जी अभी दौरे पे गए हैं, पहले रसिया के दौरे पे गए। आप द रिकॉर्ड उनका चर्चा जरूर हुआ होगा कि मैं जाऊंगा और शांति के लिए पहल करूंगा, और आज यूक्रेन में है। और वहां पे जो प्रेस रिलीज हुई है उसमें ये कहा है कि सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी यूक्रेन का जो है उसका हम सम्मान करते हैं और एक सीज फायर के लिए और पीस के लिए भारत से जो भी हो सकता है हम करने के लिए तैयार हैं। और ह्यूमैनिटेरियन एड देने की भी बात हुई है और बहुत सारे समझौते भी हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, मोदी जी की यात्रा से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या लग रहा है? आप एज ए इंटेलेक्चुअल बताएं सर। देखिए, हिंदुस्तान की रेपुटेशन जो बनी है दुनिया में, जी वो हमेशा पीस कीपिंग की है। जी 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 यूएन की जो मिशंस के लिए भी इंडियन जो है आर्म्ड फोर्सेस के लोग कई जगह पे सर्व कर चुके हैं। जी जी। वैसे तो पाकिस्तान भी कर चुका है कई जगह पे पीस मिशंस हम्म पे, हम्म हम्म लेकिन इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमेशा नॉन अलाइंड रही है, पहले दिन से और आज तक है। जी 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 इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया का इसकत अमेरिका के करीब है, जी जी चाइना की वजह से सारा कुछ, लेकिन वो कोई ऐसा अलायंस नहीं है जो कि इंडिया को बांध देता हो किसी चीज के साथ। हम्म। तो ये इंडिया की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से दुनिया को देखते हैं
और अमन में अगर कोई रोल प्ले कर सके तो उसके लिए वो तैयार होते हैं। जी, जी, जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले गए रशिया, वहाँ पे पुतिन के साथ उनकी जो बातें हुई हैं वो भी बड़ी इंडियन रशियन फ्रेंडशिप, सारा कुछ उस पे भी बहुत जोर है। अब वो आए हैं यूक्रेन, और यूक्रेन की और रशिया की जंग हो रही है। तो क्या ऐसे भी हो सकता है कि यूक्रेन की तरफ से या रशिया की तरफ से इन्हें इनवाइट किया गया हो कि आप आएं इस मौके पे और किसी तरीके से इस जंग को रोकने में कोई रोल प्ले करें? जी, जी, ये जी। ये पॉसिबल है, जी, इसलिए जी। कि वेस्टर्न यूरोप वाले जो लोग हैं जो कि हमेशा दुनिया की सीज फायर करवाते हैं, वो बिल्कुल सीज फायर की यहाँ तो बात ही नहीं हो रही। यहाँ तो जी, बात जी। हो रही है कि यूक्रेन के से पूरा इलाका खाली कराएं और ये और वो। जी, जी। अब आपका जो ये सवाल है कि क्या ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन नहीं है? इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन तो है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन किसने नहीं की जब उसको जरूरत पड़ी? जी, जी, जी। ये भी जेन में रखना बड़ा लाजमी है ना। जी, जी, जी। यानी सब दुनिया जानती है कि कोई अ, वो इराक में सदाम हुसैन ये नहीं था बना रहा बायोलॉजिकल जी, जी। वेपन्स, कोई उसका एविडेंस नहीं मिला, ये सब झूठा केस बनाया गया। जी, लेकिन जी। जॉर्ज डब्ल्यू बुश और उसके साथ जो थे ये चैनी और एक और था, इन तीन बदमाशों ने फैसला कर लिया था कि डिक हमने चैनी। डिक चैनी के अलावा एक और भी था, जी, ये जी। तीन थे कि हमने तबाह करना है इसे इराक को, और इन्होंने कर दिया। जी, जी। तो दुनिया में इंटरनेशनल लॉ भी है, इंटरनेशनल लॉ के होते हुए एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी है जिसने नेतन्याहू को अ, एक वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया है, फ्यूजिटिव फ्रॉम द लॉ। जी, जी, जी। लेकिन आपने देखा है ये अमेरिकन कांग्रेस में किस तरह उसके आने पे लोग क्लैपिंग कर रहे थे। जी, जी। तो बात ये है कि मैं कोई पुतिन को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि इंटरनेशनल लॉ का होना अच्छी बात है, लेकिन ये सोचना कि इसके बाद इसकी वायलेशन नहीं होगी और अगर होगी तो सजा लोगों को मिलेगी, ये बहुत कम हुआ है या तो जी, हुआ जी। नहीं है। हारने वाले को तो सजाएं मिली हैं, पकड़े हैं इन्होंने दो तीन ऐसे लोग, हाँ जी। जी। लेकिन बुश को किसी ने कभी नहीं पकड़ा, हुँ, टोनी हुँ। ब्लेयर को नहीं पकड़ा। हुँ, हुँ। तो अब पुतिन की इनकी कोशिश है कि किसी तरीके से जंग इतनी मुश्किल हो जाए रशिया के लिए कि पुतिन के खिलाफ रशियन जो हैं उठ खड़े हों और वहां पे एक चेंज आ जाए। हुँ, हुँ, हुँ। इसके अंदर नेटो और इसका बढ़ाते जाना, और जिसपे पुतिन ने और 2014 में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं था भगाया वहां से इन्होंने यूक्रेन में। हुँ, और हुँ, हुँ। उसके बाद ये सारा ये दूसरा ग्रुप आया है जिन्होंने फिर ये सिलसिला शुरू किया है। हुँ। इसकी बात को पहले माने कि यहाँ से स्टार्ट होता है, बड़ा जी, मुश्किल जी। है। हुँ, हुँ। हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ ठीक है, सॉवरेनिटी ऑफ नेशंस ठीक है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ठीक है, लेकिन रशियंस का एक क्लेम है कि टेरिटोरियल सिक्योरिटी जो है वो एक पूरे इलाके की होती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो अगर इस इलाके में यूक्रेन की हुकूमत ने इस इलाके की पूरी सिक्योरिटी को थ्रेटन किया है, तो वहां पे हुँ, उनका एक्शन जस्टिफाइड है। आई एम नॉट हुँ। जस्टिफाइंग, आई एम एक्सप्लेनिंग। जी, जी। भाई नेटो की क्या जरूरत थी जब कि वॉर्सो पैक्ट ही collapse कर गया, खत्म हो। जी। कम्युनिज्म खत्म हो गया, और इन्होंने वादा किया था कि हम इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे टुवर्ड्स रशिया, लेकिन वो वादे की खिलाफ वर्जी करते गए करते गए करते गए।
मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि मुल्क जो वहाँ हैं वो डर के कि रूस फिर दोबारा ये ना कर दे, वो ना कर दे, वो इनमें जाना चाहते हैं, मैं उसको भी मानने को तैयार हूँ। जी 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 लेकिन फिर भी अब दोनों साइड्स की तरफ से जो पोजीशंस ली गई हैं वो आपके सामने ही है, जी जी और जी कई हजार लोग, शायद लाखों में अब लोग मारे गए हैं, जी जी रशियन सोल्जर्स भी और यूक्रेन के लोग भी और सिविलियंस भी। अब तो यूक्रेन ने रूस के अंदर भी अपनी फौजें भेज दी और कुछ इलाका अपने कब्जे में कर लिया है। हम्म। इन हालात में अगर सीज फायर मोदी जी की वजह से हो सकता है, तो आई थिंक दिस इज गुड फॉर, इट्स ग्रेट न्यूज, इट इज गुड न्यूज। लेकिन क्या जी ऐसे नहीं होगा कि मोदी जी दो ये कह के वापस चले जाएंगे और जंग वैसी चलती रहेगी? सो वी हैव टू वेट एंड सी। ठीक है, अपनी जगह से इंडिया ने वही किया है जो वो हमेशा करते हैं, कि वी जी आर जी देयर टू हेल्प, टू फाइंड वेज ऑफ एस्टेब्लिशिंग, जंग खत्म कराने के या सीज फायर कराने के और निगोशिएशंस का दौर शुरू करने के। तो ये इंडिया की ट्रेडिशन है और ये बड़ी अच्छी ट्रेडिशन है। जी जी जी। जी। और मेरे को भी वही लग रहा है डॉक्टर साहब, अभी जो यूरोप की जो इकोनॉमी की स्थिति हो गई है, रसिया की हो गई है, यूक्रेन तो तबाह हो चुका है, तो शायद टेबल पे आ जाएं ठीक दोनों है। राष्ट्र। जी, जी। जी जी लेट्स होप, लेट्स होप। जी जी। डॉक्टर साहब, अभी जो 5 अगस्त के जी। बांग्लादेश में मिलिट्री कू हुआ और शेख हसीना के सरकार खत्म हो गई और शेख हसीना हिंदुस्तान आ गई। हुँ। डॉक्टर साहब, एक चीज को मैं मानता हूं कि पिछले 15 साल से जब शेख हसीना की सरकार थी, तो शेख हसीना की पार्टी जो है वो प्रोग्रेसिव सोच की है, और पिछले 15 साल में बांग्लादेश ने बहुत तरक्की किया। जी, बिल्कुल उसका की है। जी, जी। ग्रोथ रेट 5 से 6% हर साल रहा। फॉरेक्स रिजर्व अभी $25 बिलियन रहा। कपड़ा एक्सपोर्ट में सेकंड पोजीशन में आ गया और प्रगति कर रहा था। लेकिन 2009 में शेख हसीना की सरकार जब से ओथ ली है, जमाते इस्लामी ने उसी दिन से विरोध शुरू किया था। हर हुँ। 6 महीना में स्ट्राइक, हर 6 महीना में स्ट्राइक। अभी मिलिट्री कू जो हुआ है, उसमें जमाते इस्लामी का महत्वपूर्ण भूमिका है। इसको आप भी जानते हैं, आप पुस्तक में लिखे भी हैं। और जमाते इस्लामी ने बांग्लादेश बनने का भी विरोध किया था, चाहे रीजन जो भी हो। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे मिलिट्री कू हुआ है, लेकिन मेरा एक कंसर्न है कि पिछले 18 दिन में बांग्लादेश में माइनॉरिटी के खिलाफ, खासकर हिंदुओं के खिलाफ जो 7% है, जैसे अत्याचार हो रहा है, जो सोशल मीडिया में आ रहा है, जैसे मंदिरों को जलाया जा रहे हैं, तो मेरे को तो चिंता एक चीज हो रहा है डॉक्टर साहब, मैं आपको उसको बताऊं, आप इंटेलेक्चुअल उसके जवाब देंगे, कि ऐसा ना हो, आपने पुस्तक में लिखा भी है और कई बार सेमिनार में कहा है कि 71 के युद्ध में लगभग 5% हिंदुओं को बांग्लादेश से निकाला गया, तो अगले 10 साल में हिंदू मुक्त हो जाए बांग्लादेश, पूरे निकाले जाएं। ये मेरे को आशंका और चिंता है। तो डॉक्टर साहब, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपसे शेयर करता हूँ ये जो आपका एक डर है कि ये जी ना जी हो। जी पाकिस्तान की स्टोरी तो यही है कि जब ये एक भी था तो इन्होंने माइनॉरिटीज़ को कभी अच्छा सलूक नहीं किया, जी और जब ये जी टूट गया तो बांग्लादेश बन गया। जी ये फिगर्स ये हैं कि 1947 में ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, जी उसकी पॉपुलेशन 29% थी। जी जी 1950 में वहाँ पे हिंदुओं पे, अपर कास्ट जी और दलित दोनों को मिला के जी उन पे अटैक शुरू हुए जी और 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और कई जी हज़ार फिर इंडिया भागे। जी इसके बाद पाकिस्तान के जो लॉ मिनिस्टर थे, जी जोगिंदर नाथ मंडल, जो कि खुद दलित थे यहाँ से, जी जी
ईस्ट पाकिस्तान से, जी वो पाकिस्तान छोड़ के वापस इंडिया आ गए। और एक जी लेटर है उनका जो आपने मेरी उस तर्जमा हुई किताब में पढ़ा होगा, जो उन्होंने लिखा प्राइम मिनिस्टर जी जी जी, लियाकत अली खान को। ये जिन्ना पे पुस्तक है। जी जी, इसी के अंदर वो लेटर भी है हम्म। कि मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि ये ईस्ट पाकिस्तान में ना अपर कास्ट, ना मेरी कम्युनिटी यानी दलित जो हैं वो सेफ हैं। जी जी तो वो चले गए। हिंदू उसके बाद जाते रहे इंडिया की तरफ। जी जी ठीक है, जी आराम आराम से उनकी पॉपुलेशन कम होती गई। जी जी जब ये 71 की जंग हुई है तो तब के सेंसस में हिंदू पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान की 17% थी। जी जंग के बाद जब सेंसस हुआ तो 12% हो गई। जी यानी 5% जो हैं हिंदू वहां से भाग के इंडिया आए और वापस कभी नहीं आए, या जी उनको मार दिया। जी मेरी जो किताब है ना, पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, उसमें कर्नल नादर अली का मैंने हम्म। इंटरव्यू किया था, वो उस किताब के अंदर है कि जी हमें ऑर्डर हुआ कि आप जितने ये बागी हैं ना मुक्ति बहिनी, उनको मारें और जी खास तौर पे हिंदुओं को मारें। जी 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 तो मैंने कहा कि जब मैंने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की थी तो मैंने कसम खाई थी कि मैं पाकिस्तान के सिटीजन्स को बचाऊंगा, हम्म। उन पे गोली चलाना ये मेरी ओथ का हिस्सा नहीं था। हम्म। तो आई विल नॉट डू इट। तो उनको फिर उनसे वो छीन लिया गया, वापस भेज दिया गया, उनको मेंटली डिस्टर्ब डिक्लेयर कर दिया गया, ये वो। लेकिन मेरी किताब में वो छपा हुआ है, जी जी वो अब मिलती है इंडिया में, वो भी मंगवा लें और पढ़ें उसे। जी 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 12% हो गया। अब हम्म। उसके बाद हुकूमतें, मुजीबुर रहमान, उसके बाद शेख हसीना, बीच में वो खालिदा जिया, इनकी आती रही, मिलिट्री जनरल आते रहे, जिया जिया उससे पहले कोई और थे। तो हम्म। इन सारों की पॉलिसीज ने हिंदुओं को या माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट नहीं सही तरह किया। शायद जी 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 खालिदा ये जो है शेख हसीना, इनके ज़माने में शायद माइनॉरिटीज पे हमले नहीं हुए, लेकिन जी इसके जी अलावा भी तो लोग रूल करते रहे हैं ना। जी 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 अब जब वो हुकूमत में नहीं है तो फिर दोबारा टारगेट कर रहे हैं ये हिंदू माइनॉरिटी को। लेकिन जी जी मैंने ये भी पढ़ा है कि मोहम्मद यूनुस ने कहा है, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने, कि अगर माइनॉरिटीज पे हमले बंद ना हुए तो मैं रिजाइन कर दूंगा। ये एक उनका बयान है। और ये भी कहा गया है कि अब मंदिरों को और इनके ऊपर जाके वो लोगों ने खुद जाके सिक्योरिटी उनकी कायम की है। ये हम्म। कितना सच है कितना झूठ है, आई एम नो इन नो पोजीशन टू से। मैं तो स्टॉकहोम में बैठा हुआ हूँ। जी 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 लेकिन अगर ये ऐसे ही होता है और वहां से हिंदुओं को ये निकाल देते हैं जी जी तो फिर बांग्लादेश से एक दिन कोई हिंदू नहीं रहेगा। जी अलबत्ता जी ये जो हुकूमत बनी ना केयर टेकर, इसमें एक नाम चकमा ट्राइब्स का है और एक अपर कास्ट हिंदू का भी है, जी वो इस जी जी हुकूमत के अंदर है। जी जी तो क्या वो हमले अभी भी हो रहे हैं या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन जी जी इसमें कोई शक नहीं कि जमात इस्लामी हमेशा से मौका ढूंढती रही है सेकुलर हुकूमत कहीं भी हो उसको गिराने में। जी 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 तो अब उन्हें मौका मिल गया है, क्योंकि शेख हसीना से भी कुछ गलतियां तो हुई हैं ना। जी 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 हालांकि जी ये जी हालांकि ये मुझे पता लगा है कि उन्होंने खुद जाके वो जो थे 30% वो खत्म करवा दिए थे, लेकिन फिर अपील की गई और सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर कर दिए। नहीं नहीं सर, हाँ हाँ, यही मैंने सुना है नहीं, कि मैं मेरे पास जो न्यूज है जी, कि हाई कोर्ट ने रिस्टोर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कोएस कर दिया। अच्छा, ऐसे ऐसे कर दिया। जी जी अ, तो फिर 30% वाला काम खत्म हो गया था, इसका मतलब है। जी 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 हो गया था। सिर्फ 5-6% के लिए था, जो बिल्कुल गरीब लोग होते हैं उनके लिए रह गया हाँ। था। हम्म। और वो होना भी चाहिए, जैसे आप लोगों ने दलित और आदिवासी के लिए किया हुआ है।
बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है? तो जी तो अच्छा, ये आपने अच्छा बता दिया हमें। तो अब मसला ये है कि ये तो हो गया अब coup, जी जी। और राइट विंग जो है वो इसका पूरा फ़ायदा उठाएगा। लेकिन हम्म। मेरे ख़्याल से बांग्लादेश को इससे नुकसान ही नुकसान है। बिल्कुल इंडिया के बिल्कुल। साथ इंडिया के साथ दोस्ती बांग्लादेश बांग्लादेश के हक में, बांग्लादेश के लोगों के हक में थी। जी जी जी। और अब देखते हैं यहाँ पे मोदी जी अपनी डिप्लोमेसी कैसे इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर जी ऑल जी जी। डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो भी एक कामयाब डिप्लोमेट हैं। देखते हैं क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है हसीना वाजिद ने कहा है कि अमेरिकन्स मुझसे कुछ आइलैंड लेना चाहते थे ये कॉक्स बाजार हाँ के हाँ। पास। मैं वो ढूंढता रहा हूँ मैप पे, तो मुझे नजर नहीं आता कोई आइलैंड। लगता है वो बांग्लादेश के बिल्कुल अंदर अंदर ही कहीं है। हाँ हाँ। मैंने अपने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए चाहता था अमेरिका, ऐसे उन्होंने कहा है। हाँ, ये ऐसे कहा है उन्होंने। हाँ कितना ये सच है कितना झूठ है, मेरे पास तो कोई तरीका नहीं इस पे बात हाँ करने हाँ। का। ए, लेकिन चाइना भी कोशिश करेगा अब बांग्लादेश से ज्यादा करीब होने की, अगर इंडिया के साथ रिलेशंस ठीक नहीं रहते। तो ये हम्म। ऐसी सिचुएशन बन रही है। तो देखते हैं। वैसे मोहम्मद यूनुस जो हैं वो तो बड़े प्रो अमेरिकन है। पूरा 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 वही प्रो मैं कह रहा अमेरिकन। हूँ, पूरा पूरे प्रो वो अमेरिकन। तो प्रो अमेरिकन है, तो वो जाहिर है हम्म फिर चाइना की लॉबी को तो नहीं ना चांस देंगे। हम्म। ये मैं डॉक्टर कहना साहब। चाहता हूँ, ये मैं कहना जी। चाहता हूँ। हाँ जी। डॉक्टर साहब आपको बता दूं, आज ही मोहम्मद यूनिस ने वर्ल्ड बैंक से पैकेज मांगा है $4 बिलियन की, कि हमारे लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए जरूरी है, अच्छा, ताकि सिर्फ। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। माने पिछले 18 दिन में इकोनॉमिकली स्थिति ऐसी बन गई है कि $4 बिलियन के पैकेज मांगा है आज वर्ल्ड बैंक से, आज चलो, टुडे। अब सोचो कि एक डेवलपिंग मुल्क की इकोनॉमी को अगर आप अ, इस तरह कर देंगे सैबोटाज या अंडरमाइन, तो फिर यही होगा। अब क्या किया जाए यार, लोगों के जी पास जी अकल नहीं है, सोच नहीं है, क्या दुनिया में होता है जी कुछ जी समझ नहीं आती यार। जी। इंटेलेक्चुअल तो मैं हूँ लेकिन मैं कोई जादूगर तो नहीं हूँ कि हर डॉक्टर। चीज का पता लग जाए मुझे। बस जी रैशनल किस्म का एनालिसिस हम कर सकते हैं, दैट्स जी। ऑल। वही समाज को ही चाहिए। डॉक्टर साहब यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है जी। कि 15 अगस्त 1975 को जब वहाँ मिलिट्री कू हुआ था, जिया उर रहमान ने किया था और मुजीब की हत्या हुआ था, उस समय भी एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई गई थी और हम्म उसमें ये कहा गया था कि लोकतंत्र को बनाए रखेंगे। 1.5 साल बाद जिया उर रहमान प्रेसिडेंट बन गया, हम्म लोकतंत्र खत्म हो गया। वही हम्म स्थिति अभी भी लग रहा है। अभी दिखाने के लिए एग्जीक्यूटिव बना दिए हैं इसको, मतलब मोहम्मद यूनुस को। कुछ दिन बाद मिलिट्री रूल अपने हाथ में ले लेगी, ऐसे लग रहा है मेरे को। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। मैं इस पे स्पेकुलेट नहीं करना चाहता क्योंकि 50-50 होता है। हो गया तो हो जाएगा, ना हुआ तो ना होगा। जी उसकी जी जी। हमें कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, उसके बाद पता लग जाएगा। ठीक है। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब आपको थैंक यू, आपने समय दिया, चर्चा में जुड़े। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। वील जी बी इन जी टच अगेन। ठीक है। जी। ठीक ठीक सर। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।